हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा जो सीरीज़ है वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम, एम्स, आरआरबी, यूपी, ट्रिपल एस सी और जो भी स्टेट फार्मेसी के इस टाइप से जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके, ये फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दूँ, ये 5 वीडियोस कंप्लीट हो रही हैं। इसके बाद हम अब लेके आएंगे एक लंबी वीडियो जिसमें हम अलग अलग स्टेट में पूछे गए जो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन होंगे। अलग अलग हमारे पास तकरीबन 7, 8, 10 स्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं। तो उसमें जो MCQs पूछे गए हैं, उसमें जो क्या कहते हैं वन वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, या ट्रू एंड फॉल्स हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको एक सिंगल वीडियो में वन शॉट में लेके आएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, 3 दिन 4 दिन, तो थोड़ा वेट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच फार्माकोपिया वाज एन ऑफिशियल फार्माकोपिया इन इंडिया बिफोर पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के आने से पहले इंडिया के अंदर कौन सा फार्माकोपिया एक तरीके से ऑफिशियल माना जाता था और उसके अकॉर्डिंग दवाओं को बनाया जाता था। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है ब्रिटिश फार्माकोपिया। बीपी को क्या है? बीपी को मतलब पहले ऑफिशियल माना जाता था इससे पहले, ठीक है। और इस दौरान, ठीक है, 1885 से 1927 के बीच में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो क्या था? इंडिया का फार्माकोपिया था ऑफिशियल एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कब मतलब लॉन्च हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1864, ठीक है, 1864, ठीक है, 1864 में आया था। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो सबसे पहले किस सन में क्या कहते हैं पब्लिश्ड हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1820। क्या है? 1820 में पहली बार ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कैम इन। जो इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है एंड रूल्स 1945, ये कह रहे हैं कि ये एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1940 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसके जो रूल्स आए थे वो कब आए थे। एक होता है एक्ट और उसी के साथ में उसके कुछ रूल्स आते हैं, कानून होता है, और उस रूल को अप्लाई करने के लिए सरकार कुछ और प्रोविजंस जोड़ती है, कुछ बातें बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं रूल्स, ठीक है। उसके रूल्स कब आए थे? तो वो आए थे 1945 के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे कुछ नाम है, देखिए, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको चिलेशन या की भी पढ़ते हैं, चे भी पढ़ते हैं, तो चिलोमेट्री या किलोमेट्री टाइट्रेशन। तीसरा है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और चौथा है बोथ, ए एंड बी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है किलोमेट्री या किलो क्या कहते हैं किलो या क्या कहते हैं चिलोमेट्री, ठीक है ना, या चिलेटोमेट्री भी बोलते हैं इसको, चिलेटोमेट्री टाइट्रेशन। तो राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइट्रेशन इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस एंड देयर कंसंट्रेशन। कह रहे हैं कि कौन सा टाइट्रेशन जो है वो खास तौर से स्पेशली यूज होता है जो मेटल आयंस हैं उसके कंसंट्रेशन को जानने के लिए या उसको चेक करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। तो कौन सा राइट आंसर है जल्दी से बताइए। इसमें कई सारे हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है, और चौथा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो राइट आंसर इसका है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी को आयन के मतलब आयन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेटल आयंस के, ठीक है ना, सारे आयंस नहीं, मेटल आयंस जो होते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम रिएक्शन को तुरंत रोक देते हैं, यानी ऊपर से हम केमिकल ऐड करते रहते हैं, उसको रोकते हैं, जहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो क्या न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, या इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, या एंड पॉइंट बोलते हैं? तो राइट आंसर है एंड पॉइंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटिनिक्स आर यूज्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ। हेमेटिनिक्स को किस चीज़ की कमी में यूज़ करते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज,
तो किसकी डिफिशियंसी में, किसकी कमी में, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब कमी हो जाए इनमें से किसकी, तब हम हेमेटोनिक्स को यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर है इसका आयरन। ठीक है, राइट आंसर क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी में, आयरन की कमी में इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ ड्राइड फेरस सल्फेट आईपी इज। ये कह रहे हैं कि आईपी के हिसाब से जो फेरस सल्फेट बनता है जब वो सूखता है तो उसका कलर कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ग्रीनिश ब्लू। क्या है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, ग्रीनिश ब्लू, यानी क्या कहते हैं, हरा और ब्लू जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, मिक्स मिला हुआ। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंड्रम कार्डामोम। कार्डामोम का मतलब क्या होता है, इलायची। क्या ना, इलायची का क्या कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो अब पूरा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से राइट आंसर क्या है इसका, फ्रूट, जहाँ पे फ्रूट रहेगा वो। ठीक है, तो क्या कहते हैं एलिटेरिया कार्डामोमम का जो फ्रूट है, एलिटेरिया कार्डामोमम का जो फ्रूट है, ठीक है ना, ये पूरा इतना इसका आंसर है, एलिटेरिया कार्डामोम, फ्रूट्स ऑफ एलिटेरिया कार्डामोमम। तो ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। अगला क्वेश्चन है कार्डामोम। कार्डामोम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ड्रग। जो कार्डामोम है वो इनमें से किस कैटेगरी के, दवा के कैटेगरी में आता है, एंटी हाइपरटेंसिव में या डायरेटिक में या जीआई रेगुलेटर में या एंटी डायबिटिक के अंदर। तो इसका राइट आंसर है जीआई रेगुलेटर, यानी हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करने में, गैस वगैरह को बाहर निकालने में, खाने को हजम कराने में, इस सब चीज़ों से जो चीज़ें रिलेटेड हैं तो वो होता है जीआई रेगुलेटर। तो उसमें से ये क्या है, कार्डामोम है, जिसको हम बोलते हैं इलायची। और ख़ास तौर से ये काम करता है जब पेट में थोड़ा सा, खास तौर बच्चों में जब पेट में सूजन हो जाता है थोड़ा सा, या गैस बनता है और दर्द होता है, तो उस दर्द में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलायची के सिरप आता है उसमें ये मिला रहता है। अगला क्वेश्चन है डेविल्स डंग इज अनादर नेम ऑफ। इनमें से किसका नाम डेविल्स डंग है। डेविल का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब जानने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखिए कि इनमें से किसका मतलब कहते हैं डेविल डंग। तो इसमें से राइट आंसर है आपका एसाफोइटिडा, जिसको हम लोग हींग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हींग बोलते हैं, उसी को डेविल्स डंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ एसाफोइटिडा। कह रहे कि इनमें से किसका मतलब क्या कहते हैं, एसाफोइटिडा का सिनोनिम क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको हींग, हींग को क्या कहते हैं, एसाफोइटिडा भी बोलते हैं। ये भी जीआई रेगुलेटर में ही आता है, और पेट में दर्द वगैरह है और इस टाइप की चीज़ें हैं, बच्चों को पिलाया जाता है तो बच्चे आराम से सोते भी हैं, थोड़ी नींद वगैरह भी आती है, तो जीआई रेगुलेटर में आता है ये भी। अगला क्वेश्चन है डेडली नाइट शेड लीव्स आर नोन एज। इनमें से किसको हम बोलते हैं डेडली नाइट शेड लीव्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं सिनोनिम्स में आता है इसके। तो इनमें क्या है, बेलाडोना है, धतूरा है, स्ट्रामोनियम और क्या कहते हैं सेना। ये स्ट्रामोनियम आपके सिलेबस में नहीं है, पता नहीं कहाँ से दिया इसको, स्ट्रामोनियम आपके सिलेबस में नहीं है, सेना है। तो इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर है बेलाडोना। क्या है, बेलाडोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम इसका क्या कहते हैं कलर क्या होता है। ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त में जो माँ के मतलब क्या कहते हैं ब्रेस्ट से जो दूध निकलता है शुरू में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो ये कह रहे हैं जो शुरू में दूध आता है उसका कलर कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है पेल येलो, यानी हल्का पीला, बिल्कुल गाढ़ा पीला नहीं बल्कि हल्का पीला कलर होता है उसका। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, यहाँ पूछ लिया कि कोलेस्ट्रम होता क्या। तो मैंने आपको बताया कि मिल्क है जो मतलब शुरू में प्रोड्यूस होता है लेट प्रेगनेंसी में, यानी एकदम प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम जब होता है, और जब क्या कहते हैं अर्ली लैक्टेशन और दूध पिलाने का एकदम शुरू वाला जो टाइम है, यानी बच्चा पैदा हुआ, याद रखिए, तो उस वक्त जो मतलब मिल्क निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIDS। SIDS का फुल फॉर्म क्या है, सिड्स। सिड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे कई सारे लिखे हुए हैं, इसका राइट जो आंसर वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट यानी बच्चा जो है छोटा एकदम से अचानक से मौत हो जाती है, समझ रहे हो, कई सारी बीमारियां एक साथ उसके साथ जुड़ जाती हैं और मौत हो जाती है। और इसको मतलब उसके अंदर मेंशन किया है कि जब बॉटल फीडिंग होती है, बॉटल फीडिंग की वजह से एक बीमारी ये भी हो जाती है बच्चों के अंदर, SIDS। ये माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई पैदा हुआ और उसके अंदर किसी भी मतलब बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो उसके अंदर क्या है वो पहले से ही मौजूद है, तो वो नेचुरल क्या है उसके अंदर एक इम्यूनिटी मौजूद है। इम्यूनिटी मतलब बीमारी से लड़ने की ताकत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैदा होने के बाद फिर किसी
इन्फेक्शन के अगेंस्ट या कोई बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर या बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। पैदा होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। अब ये जो एक्वायर्ड है ये दो तरीके का होता है, एक्टिव और पैसिव। मतलब एक होता है एक्टिव और पैसिव। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, चाहे वो खुद से आ जाए या हम उसको डाल दें, और फिर जब इम्यूनिटी बनती है उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, वो उसको बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव। ठीक है। और क्या कहते हैं, और अगर क्या कहते हैं मतलब सीधे एंटीबॉडीज ही किसी की बॉडी के अंदर डाल दें, सीधे ही क्या है एंटीबॉडीज किसी के बॉडी के अंदर डाल दें, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो रही किसी एंटीजन के अगेंस्ट में, बल्कि सीधे ही डाल दे रहे हैं, तो उसको जैसे कि सीरम वगैरह दे देते हैं किसी की, मतलब ऐसा होता है ना, आपने देखा कोरोना में कि बहुत सारे लोगों को जो कोरोना से ठीक हो गया उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, उनका सीरम निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, तो ये होता है पैसिव। और खुद से डेवलप हो रहा है किसी एंटीजन के आने के बाद। एंटीजन क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई और भी चीज़ जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है, तो वो क्या होता है, तो अगर बाद में पैदा बने तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हम किसी एंटीजन के अगेंस्ट में बना रहे हैं, तो जैसे कि वैक्सीन लगा देते हैं किसी को, तो जो इम्यूनिटी बनती है, क्योंकि हम सीधे उसके अंदर बैक्टीरिया डाल रहे हैं, वो किसी भी टाइप का हो, चाहे जिंदा हो मुर्दा हो, तो वो क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। ठीक है। या कई बार ऐसा होता है किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, कोई सा भी इन्फेक्शन हुआ, और खुद बॉडी क्या है अपने अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, तो उसके लिए अब एंटीबॉडीज उसके बदन के अंदर मौजूद रहते हैं, तो ये भी क्या एक तरीके का एक्टिव है। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड आपको समझ में आ गया कि जो मतलब पैदा होने के बाद बने, तो जो रेशियल वाला होता है ये एक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है ना, नेचुरल है, नेचुरल पैसिव है, चाहे एक्टिव है या आर्टिफिशियल एक्टिव है, तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड हैं। और जो रेशियल है, यानी मतलब किसी नस्ल के अंदर ऐसा होता है कि उस नस्ल के उस नस्ल पे वो बैक्टीरिया काम नहीं कर रहा है, बाकी नस्ल की चीज़ों पे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए भेड़ है, एक नस्ल उसकी ऐसी है जिसपे कोई बैक्टीरिया काम ही नहीं कर रहा, बाकी नस्ल पे वो बैक्टीरिया जाके इन्फेक्ट कर दे रहा है उनको। तो एक किसी रेस के अंदर, किसी एक नस्ल के अंदर अगर वो चीज़ आ जाती है, उसको बोलते हैं रेशियल। तो ये क्या होता है, एक तरीके से एक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि ये नेचुरल होता है। ठीक है, जन्मजात होता है। तो राइट आंसर इसका ये। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन्स डेवलप ए टाइप ऑफ। अब ये कह रहे हैं जो वैक्सीन हम किसी को लगाते हैं तो उसकी वजह से किस टाइप का क्या कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसकी वजह से किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आंसर हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है ना, ये नेचुरल है नहीं, आर्टिफिशियल है। और एक्टिव इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल मतलब बाद में ये हो रही है, समझे। जो एक्टिव होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल जब होता है जब किसी को मतलब इन्फेक्शन हो गया, किसी कोई डाला नहीं गया बल्कि मतलब खुद से हो जाता है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी बनती है वो नेचुरल होती है। और किसी के अंदर एंटीजन को डाल दिया गया, जैसे वैक्सीन के जरिए से हम डालते हैं, तो वहाँ पे भी एक्टिव बनती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होती है। तो वैक्सीन जो होता है एक तरीके आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी उसकी वजह से डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी हड्डी कौन सी है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। मैंने कई सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, मतलब दूसरे अलग अलग स्टेट में पूछे गए, तो इसमें ये क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो वो क्या है, आंसर आपका फीमर, आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन है ये फीमर जो क्या है, जिसको हम लोग रान की हड्डी बोलते हैं, ये वाली हड्डी होती है ना बड़ी सी, वो फीमर। अगला क्वेश्चन है विच बोन इज फाउंड इन थ्रोट। हमारा जो गला है, इस गले के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो बताइए, राइट आंसर आप भी दीजिए। कुछ चार ऑप्शन है, इनकस, मेलस, स्टेप्स और हायोइड। तो राइट आंसर आपका हायोइड। ठीक है ना, ये तीनों जो हड्डियां हैं ये हमारे ईयर के अंदर, कान के अंदर पाई जाती हैं। और सबसे जो स्टेप्स है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन शायद वही है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेप्स। क्या है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन इन फेस, हमारा जो ये चेहरा है, इसके अंदर हमारा जो चेहरा है, ये फेस, इसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसमें कितनी पाई जाती हैं, 14। ठीक है ना, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है। तो आपको मालूम होगा पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या है, पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मतलब सर के अंदर, मतलब ब्रेन में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दूसरा क्वेश्चन बनता है विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। विच इज लार्जेस्ट ऑर्गन, अगर पूछे ऑर्गन पूछे तो स्किन, ऑर्गन पूछे तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है पूरी बॉडी में एक ही फैला हुआ है, ऐसे टूटी नहीं रहा है, पूरा लाइन नीचे से लेके ऊपर तक, तो सबसे ये क्या है, बड़ा ऑर्गन माना जाता है और फैला हुआ सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, तो लीवर है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, लीवर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर इन स्कल। हमारा जो ये खोपड़ी है, समझ पूरी खोपड़ी जो है इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, इसके अंदर फेस भी आ जाता है हमारा, ठीक है ना, ये फेशियल बोन्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो वो है 29, ठीक है, 29 हड्डियां होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट कॉन्सेप्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट कॉन्सेप्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो गई, मान लीजिए उसने क्या कहते हैं कोई भी तरीका यूज किया प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी मेथड यूज किया या नहीं किया, लेकिन क्या है प्रेगनेंसी मतलब अकर हो गई, गेस्टेशन हो गया। ये कह रहे हैं कि अब उसी को बोलते हैं पोस्ट कॉन्सेप्शनल। अब इसको हमें खत्म करना है, उसको एबॉर्शन करना है, उसको खत्म करना है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है उसको यूज किया जाता है। तो इसमें एक है मेथोट्रेक्सेट, दूसरा है मिसोप्रोस्टोल और तीसरा है मेफिप्रिस्टोन, और अगला जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है क्या कहते हैं ये ऑल ऑफ द एबव। जो मेथोट्रेक्सेट है इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आमतौर से नॉर्मली जनरली इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये फोलिक एसिड पे काम करता है, उसके सिंथेसिस को रोक देता है, फिर वो लाइनिंग वगैरह टूट जाती है, ठीक है ना, ब्लड का सप्लाई रुक जाती है। दूसरा जो है मिसोप्रोस्टोल, ये एक तरीके का क्या कहता है प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड मतलब दवा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस करा देती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब होता है तो वो क्या है कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो जो लाइनिंग है वो टूटती है। जब वो लाइनिंग टूटेगी तो फिर क्या है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का बाहर निकलेगा। ऐसे मेफिप्रिस्टोन जो है ये क्या है प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। प्रोजेस्टेरोन क्या है बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो लाइनिंग है, समझ रहे हैं, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग वहाँ पे बनती है, जो क्या कहते हैं मतलब जिसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, उस लाइनिंग के लिए क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरोन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेफिप्रिस्टोन उसका एंटागोनिस्ट है, यानी उस पर जाके बाइंड कर लेगा, उसको काम ही नहीं करने देगा, उसको बनने नहीं दे रहा, समझ लीजिए। तो वो जब मेफिप्रिस्टोन वहाँ पे जाएगा तो क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरोन को काम नहीं करने देगा, तब भी क्या होगा वो सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा और एबॉर्शन होगा। अब ये जो दोनों है ना एक साथ मिल के आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसी दोनों एक साथ मिल के ही बिकते भी हैं। ये आमतौर से अलग अलग नहीं बिकते हैं, मेफिप्रिस्टोन और क्या कहते हैं मिसोप्रोस्टोल, ये दोनों एक साथ मिल के बिकते हैं, और इस पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RU486 इज ऑल्सो नोन एज। ये कह रहे हैं इनमें से किसको हम इस नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा आपका मेफिप्रिस्टोन है इसी को मतलब RU486 के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या एक तरीके से मतलब उसके लिए क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ करते हैं इसको भी, लिवोनोगेस्ट्रल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर। जो कोरिएंडर है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है कोरिएंडरम सैटिवम। इसका फ्रूट यूज होता है, तो फ्रूट ऑफ कोरिएंडरम सैटिवम। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, क्या होता है धनिया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आप वेट करिएगा, जो हम नई वीडियो इसकी लाएंगे वो एक 5 सीरीज उसकी अलग चलेंगी, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट की अलग अलग फार्मास्यूटिक्स के जितने भी स्टेट के हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबको एक वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री की अलग एक वीडियो बनाएंगे, एक ऐसे ही क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी की अलग एक वीडियो होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसी हम वीडियो बनाएं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ ऐसी वीडियो लेके आइए, तब हम लेके आएंगे, ठीक है ना। ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, इससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।